पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल फरोख्त हो गया है। चैनल के अंदर हमने कबूतर भेजे, हमने कहा जरा खबर लेकर आओ भाई, क्या स्टोरी क्या है, हो क्या रहा है। एक और गिरफ्तारी हो गई है। खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, इस वास्ते कहते कि जो झूठ बोलो तो नाल लिख लिया करो कि भाई मैं की झूठ बोलना पे। पाकिस्तानी कौम ना 6 साल की बच्ची नहीं हैगी। मतलब वो जिसको आपने एक लॉलीपॉप दिया, छोटी सी आइसक्रीम खाई, वो देखो चिया आई एहो जी गल्लां ना करया करो, ताड़ी मेहरबानी। द मिनिस्टर फॉर मिसिंग जर्नलिस्ट मरियम औरंगजेब साहिबा, बड़ा कमाल नाम है। जाते जाते ये टाइटल आप लेके जा रही हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। वापस लाहौर आ गए हैं और जनाब अपने स्टूडियो से ही अब आपसे मुखातिब हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल फरोख्त हो गया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। अंदर की कहानी क्या है। सुबह से बड़ी चहमगोइयाँ चल रही थी, हमने अपने कबूतर भेजे, हम चैनलों में भी कबूतर भेज देते थे हमारे कबूतर जो है ना कहीं भी घुस जाते हैं, तो चैनल के अंदर हमने कबूतर भेजे, हमने कहा जरा खबर लेकर आओ भाई, क्या स्टोरी क्या है, हो क्या रहा है। तो आपको बताते हैं कि चैनल कौन सा है और मामला क्या है, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा जनाब एक और गिरफ्तारी हो गई है। हाँ जी, वो किसकी गिरफ्तारी है वो भी आपको बताते हैं। और खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, BBC को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में क्या इंकशाफात किए हैं, सारी तफसीलात जो है आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा उस चैनल के बारे में आप जानना चाहेंगे कि वो क्या स्टोरी है। तो जनाब खबर ये है कि बोल TV जो है वो सेल हो गया है। अब सबसे पहले जो सुबह सुबह एक्चुअली चिंगारी जहाँ से स्टार्ट हुई, अली मुस्तफ़ा साहब हैं, ये एक साबका एंकर हैं पाकिस्तान के, डॉन न्यूज़ में काम किया करते थे। उसके बाद ये यहाँ से चले गए थे पाकिस्तान से और उसके बाद टर्की के एक टेलीविज़न चैनल के अंदर इन्होंने काम शुरू किया था। तो है पाकिस्तानी इज़ ए वेरी गुड जर्नलिस्ट। इन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया था, इन्होंने ट्वीट किया, ये आपके सामने है। इन्होंने लिखा जी सुहेब शेख, एक्चुअली सुहेब शेख नहीं है, शुएब शेख है। बोल TV के जो मालिक हैं उनका नाम शुएब शेख है। इन्होंने लिखा सुहेब शेख हैज़ बीन फोर्स्ड टू सेल पाकिस्तान बोल न्यूज़ नेटवर्क, द ओनली ऑपोजिशन न्यूज़ चैनल। अच्छा, वैसे मुझे इससे इख्तलाफ है, मतलब ये जो आपने लिखा ना द ओनली ऑपोजिशन न्यूज़ चैनल, मतलब ARY के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी, कैसी कितने गए सानू, मतलब काउंट ही नहीं किया। और भी 2-3 ऐसे चैनल हैं जिनके दिल के ऊपर लगी होगी जाके कि यार ऐसे बोल ही खिताब देता है। खैर, उन्होंने लिखा जी द ओनली ऑपोजिशन न्यूज़ चैनल टू फाइनेंशियल क्राइम्स कॉन्विक्ट PPP शर्जील इनाम मेमन। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान आर्मी कैप्टन जमील हैज़ रिपोर्टेडली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी डिटेल जो है उन्होंने ट्वीट की 7:55 पे। कितने बजे? सुबह 7:55 पे। और उसके बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट किया, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन जमील बेसिकली पहले इन्होंने ये ट्वीट किया था कि जनाब पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन को जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया और उसको CEO बना दिया गया। तो लेकिन उसको फिर मेरे ख्याल में किसी ने बताया कि नहीं भाई इस तरह नहीं है। तो 1 घंटे के बाद तकरीबन इन्होंने कहा कि फॉर्मर कैप्टन, मतलब अभी नहीं। अच्छा, अब खैर हमने जो अपने कबूतर भेजे वो पूरी डिटेल लेके जो है वो आ गए हैं, अब वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब बोल TV जी हाँ बिल्कुल सेल हो गया, ये हकीकत है। लेकिन पहली बात तो ये कि इन्होंने लिखा कि जी फाइनेंशियल क्राइम्स कॉन्विक्ट PPP शर्जील इनाम मेमन के जी शर्जील मेमन ने जो है वो ये चैनल ख़रीद लिया है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, शर्जील मेमन साहब ने ये चैनल नहीं ख़रीदा है, ये चैनल जो है वो किसी और ने ख़रीदा है। अभी तक इस बारे में हमारे कबूतर जो है ना वो कंफर्म नहीं कर सकते कि एक्चुअली किसने ख़रीदा, लेकिन शर्जील मेमन साहब ने नहीं ख़रीदा। अलबत्ता ये कबूतर हमारे पास जो है ख़बर लेकर आया कि शर्जील मेमन और शुएब शेख साहब जो हैं आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये कंफर्म हुआ है कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चैनल उन्होंने नहीं ख़रीदा है। और आगे इन्होंने जो लिखा, पाकिस्तान आर्मी कैप्टन, ये बेसिकली रिटायर्ड कैप्टन है जमील साहब, और वो जो रिटायर्ड कैप्टन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका MNA हैं। ठीक है, और ये इससे पहले भी एक पाकिस्तान के एक और चैनल में भी काम कर चुके हैं और CEO नहीं COO के तौर के ऊपर वो आए हैं बोल TV के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कबूतरी इन्फॉर्मेशन लेकर आए। अच्छा, दूसरी बात ये कि चैनल के अंदर जो फिजा थी, जारी बात है एवरीवन इज़ कन्फ्यूज्ड, एवरीवन वाज कन्फ्यूज्ड, आई डोंट नो वेदर दे आर कन्फ्यूज्ड और नॉट, कि भाई अब क्या होगा, होने क्या जा रहा है। अब हमारी इतलात के मुताबिक कबूतर एक ऐसे मीटिंग रूम के अंदर बैठा हुआ था जहाँ से वो सब कुछ सुन के आया है। तो उसने कहा है कि जी बोल की अब पूरी पॉलिसी जो है ना वो शिफ्ट होने लगी है। अब पहले जो भी थी वो आप सब जानते हैं, और जिस किस्म के भी एंकर भर्ती हुए थे, तो चैनल की पॉलिसी जो है ना वो टोटली अब बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होने लगी है।
ठीक है, जो पहले जिस चीज़ के ऊपर चलते थे उसकी बिल्कुल अब ऑपोजिट होने लगी है। बल्कि मेरी इत्तलात के मुताबिक चैनल के अंदर जो है कुछ लोग ज़रा दिल बर्दाश्ता भी थे, बड़े 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 एंकर वो दिल बर्दाश्ता भी थे कि जी अब तो हम फिर चलिए फिर अच्छा खुदाफिज। तो उनको कहा गया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ बैठिए, आप अपना काम कंटिन्यू करें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो लोगों को जो है ज़रा पंप अप किया जा रहा है कि नहीं दिल जो है वो छोटा नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं, हम चलेंगे इंशाल्लाह इकट्ठे ही चलेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है अब इस चैनल के अंदर आने जा रही है। ये है असल खबर, ये है असल खबर। तो हमने सोचा ये आप तक जो है वो पहुंचा दी जाए। अच्छा जी, अब और भी खबरें, जारी बात है सियासत के मैदान से भी खबरें आपको देनी है। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कल रात को एक इशाया दिया अरकान पार्लियामेंट के लिए। यह आमतौर पर यह ट्रेडिशन है कि जब असम्बलियों का टेन्योर ख़त्म हो रहा होता है तो वज़ीर आज़म जो होता है वो अरकान पार्लियामेंट को जो है वो एक डिनर कराता है। अगर मेरा कप्तान आज वज़ीर आज़म होता, पता नहीं वो खाना खिलाते कि नहीं खिलाते, क्योंकि आपको पता है रोटी छोटी तो खिलाने का उनका ज़्यादा है नहीं। लेकिन ये खैर चूँकि प्राइम मिनिस्टर हाउस के खाते में आता तो शायद खिला भी देते। तो शहबाज शरीफ साहब ने जनाब अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में जो है एक पूरा इशाया दिया, उसमें उन्होंने खिताब भी किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि असम्बलियाँ 9 तारीख को तहलील हो जाएंगी। तो आज से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले जो ये डेट आई थी, ख्वाजा आसिफ साहब भी मेरे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने भी इस 9 तारीख को उस वक्त कंफर्म किया था। तो 9th जो है वो अब कंफर्म हो जाएगी और जब वो यहाँ से समरी भेजेंगे टू द प्रेसिडेंट तो 48 घंटे का टाइम होगा। 48 घंटे के अंदर अगर आरिफ अलवी साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो असम्बली तहलील हो जाएगी, तो ना किया तो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। गिरफ्तारी, एक और गिरफ्तारी, अब पता नहीं इसे मैं गिरफ्तारी कहूँ या ना कहूँ कि आप समझे कि ये सिलसिला तो चल ही रहा है। वो है जनाब शेरियार अफरीदी साहब। अडयाला जेल से उनको रिहा किया गया था, रिहा करके उन्होंने फिर गिरफ्तार कर लिया, आ जाओ जी तुम दोबारा आ जाओ इधर। तो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने बेसिकली शेरियार अफरीदी, उनके भाई फ़रूख अफरीदी, खातून रहनुमा नादिया हुसैन और शाहजहां की नज़रबंदी गैर कानूनी करार देकर चारों की रिहाई का हुक्म दिया था, जिसके बाद शेरियार अफरीदी को रिहा किया गया। मगर जेल के बाहर निकलते ही उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी भारी नफरी पुलिस की पहले ही जो है वो अडयाला जेल के बाहर आई हुई थी और पीटीआई के कारकुन भी जमा थे। लेकिन जैसे ही शेरियार अफरीदी साहब बाहर आए उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि नहायत ही गलत बात है, क्योंकि अली मोहम्मद खान के साथ भी इस तरह हुआ था। और मेरी बाय द वे अली मोहम्मद खान साहब से कल मेरा रब्ता हुआ है, मेरी कल उनसे बातचीत हुई है। ही इज़ इन वेरी हाई स्पिरिट्स नाउ। तो मैं वैसे उम्मीद ये कर रहा था कि जो मतलब रिलैक्सेशन अली मोहम्मद खान साहब को मिली है शायद शेरियार अफरीदी साहब के लिए भी ये होगा, क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है ना कि जिसका मोमेंटम बन रहा है। इफ्तिखार दुरानी साहब का पता ही नहीं है कि कितने गए, मतलब अजीब पूरा मुल्क की जो है ना एक अजीब सूरत हाल बन गई हुई है। इतने बंदे चुके जाते हैं, क्यों चुके जाते हैं, कौन चुके ला जाता है, पता ही कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे सहाफ़ी गायब हो रहे हैं, सहाफ़ी गायब हो रहे हैं, सहाफ़ियों का वो इमरान रियाज खान गायब हुए हैं तो उनका पता ही कुछ नहीं है कि किधर है। मतलब ये मेरा मुल्क है, ये मेरे मुल्क में ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को जो है ना बड़ा खूबसूरत नाम मेरे जहन में आया था, वो मैं आपके साथ शेयर ही कर देता हूँ। वैसे मेरे जहन में आया था द मिनिस्टर फॉर मिसिंग जर्नलिस्ट, द मिनिस्टर फॉर मिसिंग जर्नलिस्ट मरियम औरंगज़ेब साहिबा, बड़ा कमाल नाम है। जाते जाते ये टाइटल आप लेके जा रही हैं अपने लिए। मैंने 15 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म के अंदर, 15 साल के अंदर मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने सहाफ़त का ये हाल देखा है जो मुस्लिम लीग नून के इस दौर के अंदर हुआ है। और सारा क्रेडिट इसका इकट्ठा कुट्ठा करके ना सारा क्रेडिट एंज करके मरियम औरंगज़ेब साहब ने दे दो जी, बड़ा कमाल किया आपने, बहुत कमाल किया। मैं इससे पहले ये स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हुआ करती थी जूनियर पोजीशन पे, इस मरतबा इनको फेडरल मिनिस्टर का ओहदा जो है वो दिया गया। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग शी वुड एक्चुअली परफॉर्म बेटर, लेकिन इनका ये दौर जो है ना एक स्याह दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जनाब फवाद चौधरी साहब के हवाले से खबर है, इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी साहब की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफ़ी को मुस्तरद कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरवाई में 5 रुकनी कमीशन ने फवाद चौधरी साहब की माफ़ी की तहरीरी दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है और उनसे कहा है कि जनाब 15 अगस्त तक और जो शो कॉज नोटिस देता है ना उसका जवाब दो, योर माफ़ी इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, माफ़ी वो जिस तरह आपको याद है ना नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड, याद है वो वाला आसिफ गफूर साहब वाला। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी माफ़ी इज़ रिजेक्टेड। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का कहना है जी फवाद चौधरी ने तहरीरी माफ़ी जमा कराई, फवाद चौधरी ने मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन इसमें किसी अफसोस का इजहार नहीं किया गया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज़ इल्ज़ामात लगाए और तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए। ये मामला हसास नौइयत का है, इस पर मशरूत माफ़ी से तलाफ़ी नहीं हो सकती। फवाद चौधरी साहब का जो मसला था वो जनाब हल नहीं हुआ। अच्छा जी, इसके अलावा FIA ने PTI दौर में तैनात 4 अहम ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो फराह
मैं फरहत शहजादी, सॉरी फरहत शहजादी, यार बड़ा मुश्किल है इनका नाम याद रखना सीरियसली, फरहत शहजादी के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको तलब कर लिया है। और तलब किए जाने वालों में अहमद अजीज़ तारड़, ताहिर खुर्शीद जिनको टी.के कहा जाता था, आपको याद होगा, उस्मान बुज़दार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे टी.के ताहिर खुर्शीद, सालिया सईद साहिबा जो हैं वो एक्साइज़ में हुआ करती थी तो उनको बुलाया है, और उस्मान मोज़म साहब, इनको जनाब शामिल किया गया और इनको 7 अगस्त को जो है वो तलब कर लिया गया है। और सालिया सईद साहिबा जो हैं वो डीसी लाहौर भी रह चुकी हैं और डीजी एक्साइज़ भी रह चुकी हैं। आपको याद होगा एक ज़माने में उस्मान बुज़दार साहब का एक शराब की फैक्ट्री लगाने के लाइसेंस का इशू हुआ था, तो उसके बाद डीजी एक्साइज़ का ओहदा जो है ये सालिया साहिबा को दिया गया था। तो वैसे बड़ी अच्छी खातून है, मैं 2-4 दफ़ा मिला हूँ, वैसे बहुत अच्छी खातून है, लेकिन इनको भी अब बुला लिया गया कि आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। तो ये एक जनाब ये मामला है। अच्छा जी, इसके अलावा परवेज़ खटक साहब जनाब सलीम साफ़ी साहब के शो में तशरीफ़ लाए जिरगा में, उसके चंद क्लिप्स जो हैं वो जियो ने ऑन एयर किए हैं। परवेज़ खटक साहब फरमाते हैं अलकादिर ट्रस्ट के मामले पर शहजाद अकबर ने काबीना को धोखे में रखा और झूठ बोलकर मंजूरी ली गई। काबीना इजलास में एक लिफाफा दिखाकर हमें बताया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का लंदन में पकड़ा गया पैसा कौमी खजाने में जमा होगा। हमारा बरतानवी हुकूमत के साथ मुआहदा है और सारी रकम जो गालबन 190 मिलियन पाउंड थी वो कौमी खजाने में जमा होगी। इस मामले में हमसे गलती हुई। काबीना मीटिंग के अगले रोज़ हम 2-3 वफाकी वज़रा बैठे थे और उधर जब ये बात सामने आई तो मैंने कहा कि आप लोग खुद तो नहीं कह सकते, आप लोग डरते हो तो मुझे बता देते, मैं इस मामले पर एतराज़ उठाता। उस वक्त तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आई थी, फिर यह मामला हमारे हाथ से निकल चुका था। बाद में इस मामले पर आवाज़ उठाने से मुतल्लिक सवाल पर परवेज़ खटक का कहना था कि आपको शायद इमरान खान के बारे में नहीं पता। अगर कोई उन्हें सच बता दे तो उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि जब वो फैसला कर लेते हैं तो नहीं चाहते कि कोई उनके फैसले के खिलाफ बात करे। जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। याद है वो डायलॉग आपको। तो कानून है कि उसकी कीमत लगाई। उन्होंने कहा तोशा खाना के तहफ़ के हवाले से परवेज़ खटक का कहना था कि तोशा खाना के तहफ़ के हवाले से एक कानून है कि इसकी कीमत लगाई जाती है और फिर इसे ख़रीद कर रख लिया जाता है, लेकिन तमाम तर कवानीन को बलाए ताक रख कर तोशा खाना के तहफ़ बेचना काबिल शर्म हरकत थी। आपका प्रोग्राम देखकर पता चला कि जो घड़ी बेची गई उसकी कीमत तो 60 से 65 करोड़ थी। अच्छा, बंदा इन्होंने पूछे, परवेज़ खटक साहब ने पूछे कि परवेज़ खटक साहब, अलकादिर ट्रस्ट का जो मामला था इसको तो कई साल हो गए हैं, इसको तो कई साल हो गए, और ये तोशा खाना के मामले को भी कई साल हो गए, आप इसके बावजूद पीटीआई के अंदर बैठे रहे। इसके बावजूद जब वो इमरान खान ने वो 55 जलसे किए थे, वो जो अमरीकी मरासले वाले, आप उसके अंदर भी शिरकत करते रहे। तो इमरान खान एडा पैड़ा सी तो उस वक्त छोड़ देते ना, आपने छोड़ा क्यों नहीं उस वक्त? तो ये सियासत है कि सियासत के अंदर जो है वो जब आप पार्टी को छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपको जो है ना, हाय किड्डा पैड़ा है, हाय है तो एंज भी है सी उंज भी है सी, ये सारी चीज़ें बाद में आप फिर बोलना शुरू करते हैं। तो आजकल जिस तरह अलीम खान साहब भी माशाल्लाह हर जगह इंटरव्यूज़ दे के इमरान खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन पिछले साल फरवरी तक जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही थे, उन तमाम बुराइयों के साथ, तमाम मुसीबतों के साथ इमरान खान साहब के साथ ही थे। तो ये बाद के आफ्टर थाट्स जो है ना वो बाद के उनको आ रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब नैब ने इमरान खान साहब को जो है वो आज तलब कर लिया है 190 मिलियन पाउंड वाले केस के अंदर, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा था अलकादिर ट्रस्ट वाला, और उनकी जानिब से अलकादिर के तमाम ट्रस्टीज़ की तफसीलात भी मांगी गई हैं और 5 मुकदमात में इमरान खान साहब जो हैं वो तलब हैं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या कहते हैं, अब आ जाएँ इमरान खान साहब से इंटरव्यू की तरफ। उन्होंने BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि क्या उन्हें लगता है कि उनके गिर्द कानून का शिकंजा तंग हो रहा है। तो इमरान खान साहब का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी और उमूमन इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद ऐसा होता है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स पार्टी की मकबूलियत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई और ये पाकिस्तान में बहुत गैर मामूली बात थी। तो जब ये मुझे गेम से निकालने में नाकाम हो गए तो मुझ पर 2 बार कातिलाना हमले किए गए। इस वास्ते कहते कि जो झूठ बोलो तो नाल लिख लिया करोगे भाई मैं की झूठ बोलना पे, क्योंकि खान साहब इससे पहले एक दफ़ा कह चुके मेरे पर 4 कातिलाना हमले हुए, तो BBC के शो बह के कहते हैं 2 कातिलाना हमले हुए। तो पहले भाई आप फैसला कर लें कि आपके ऊपर 2 कातिलाना हमले हुए हैं कि 4 हुए हैं, क्योंकि हमने जो देखा है वो तो 1 हुआ है, वो जो वजीराबाद वाला था। तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 2 हो की रहा है। तो BBC के प्रोग्राम में अब इन्होंने कहा कि 2 कातिलाना हमले हुए थे। दूसरी बात ये जो आपने कहा ना कि आम तौर पर जब हुकूमतें जाती हैं तो गैर मकबूल होती हैं और लोग शुक्र अदा करते हैं, जी बिल्कुल, उस वक्त उन हुकूमतों के अंदर ना इतना तप्पड़ नहीं होता कि वो एड्डा वड्डा झूठ बोलने के जनाब अमरीकी साजिश हुई थी, और बाद में इतनी भी मतलब इज्जत के साथ माशाल्लाह वो ये भी कह सकें कि जनाब वो दैट इज़ बिहाइंड मी नाउ, और मैं तो अमेरिका के साथ सुलह करना चाहता हूँ। इवन दो इन्होंने मेरा ठुड्डे मार के बाहर काटता, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ सुलह करना चाहता हूँ। ये आपका ही ज़र्फ है,
ये और किसी का ज़र्फ नहीं है, ये आपका ज़र्फ है। तो जो इतना चिट्टा झूठ तुसी बोल सकते हो ना 55-60 जलसे करके, तो फिर भाई आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हमारी कौम बड़ी भोली कौम है माशाल्लाह, बहुत भोली कौम है। इनको यूं करके जो है ना वो चिकनी चुपड़ी बातें करके जो है ना आप बेवकूफ़ बना सकते हो। और आपने माशाल्लाह बनाया है और आप इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे, आप आगे भी बनाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा अब तक मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 200 के करीब हो गई है। ये तमाम कोशिशें इसलिए हैं कि ये मुझे जेल में डाल सकें और ना अहल करवा सकें या दोनों काम कर सकें। यहाँ पे खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस गल देना मैं एग्री करना कि पूरी तरह जो है मशीनरी इस वक्त जिस तरह ऑपरेट हो रही है, वो खान साहब को जो है ना पकड़ने का पूरी तरह प्रोग्राम है। इन्होंने काबू करो, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मैंने अब तक जितने चंद कानूनदान जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि खान साहब के ट्रायल के अंदर वो जिस तरह गाड़ी होती है ना, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, खैर अब तो नहीं होता। एक ज़माने में ना पेट्रोल रेगुलर आता था और एक आम पेट्रोल होता था जो आप डालते हैं, और एक होता है हाई ऑक्टेन। रेगुलर पेट्रोल तो अब ख़त्म हो गया है, वो तो अब नहीं मिलता। अब एक आम सुपर पेट्रोल होता है और एक हाई ऑक्टेन होता है। खान साहब के केस में ना हाई ऑक्टेन का पेट्रोल डाला हुआ इन्होंने कि छेती छेती जो है मुकाओ, इन्होंने जल्दी जल्दी मुकाओ। तो ये अर्जेंसी बिल्कुल उसी तरह की अर्जेंसी है जिस तरह नवाज शरीफ की अर्जेंसी थी ना कि इलेक्शन से पहले पहले जो है ना इनको सज़ा सुनानी है। तो खान साहब के लिए भी जो है वो यही माहौल बना हुआ है। इसमें कोई मैं खान साहब की इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करूँगा। उसके बाद आगे उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ फ़ौजी अदालतों की तैयारी कर चुके हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि वो फ़ौजी अदालतों के लिए इजाज़त देती है कि नहीं, और इन फ़ौजी अदालतों के क़याम का मकसद ही मुझे सज़ा दिलवाना है। इस सवाल पर कि अदालतों की जानिब से मुमकिन नाअहली का मामला क्या उनके लिए जो बोया है वही काटोगे कि मसदाक नहीं, क्योंकि वो माजी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी के हामी रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह का कहना था कि उनका मामला नवाज शरीफ के मामले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है जी। उन्होंने कहा एक लफ्ज़ होता है अखलाकी बराबरी, आप इस बात को बिल्कुल गैर मुतल्लक बात से जोड़ रहे हैं, इसका मुझसे मुआवजा नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ के बरक्स मुझ पर 200 में से सिर्फ 2 मुकदमे करप्शन के हैं और मैं उनका सामना कर रहा हूं और मैंने करप्शन की नहीं, इसलिए उन्हें इसमें से कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो आप इसका मुआवजा मुझसे नहीं कर सकते। उनका लंदन में करोड़ों डॉलर मालियत का पुरताइश फ्लैट था जिसे छुपाया, उन्हें इसलिए सज़ा हो गई। इस वक्त क्या हो रहा है आप उसको देखें। तो उन्होंने कहा जी मेरा इसका जो है वो कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि उनके लंदन के अंदर जो फ्लैट थे, मेरे तो जो कोई फ्लैट ही नहीं है। और फिर उनसे सवाल किया गया कि कहा जाता है कि वो 2018 में फ़ौज की मदद से बरसर इक़्तिदार आए और अपनी हुकूमत के इब्तदाई दौर में वो फ़ौज के बहुत करीब भी रहे। ताहम जब फ़ौज ने उनकी हिमायत से हाथ खींच लिया तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सियासत में फ़ौजी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और क्या ये खुली मुनाफिकत नहीं। अच्छा, मैंने लगे कि हार्ट टॉक विच भी सुहेल वड़ाई साहब आ गए ना क्या ये खुला तजाद नहीं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जी अगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, अगर 2018 में फ़ौज ने हमारा साथ दिया होता तो फिर इस्टेब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला हमारे खिलाफ कैसे जाती, और अब हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। हम फ़ौज की वजह से इक़्तिदार में नहीं आए बट मैं नहीं बस मैं नहीं गल करांगा, आगे चलो। जहां आप दुरुस्त हैं वो ये है कि फ़ौज ने 2018 में मेरी मुखालिफत नहीं की, लेकिन 2013 में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ की पुष्पनाही की, उन्हें इक़्तिदार में लाए, इसलिए हमने 126 दिन तक एहतजाज किया, क्योंकि हम जानते थे कि इंतखाबात में धांधली हुई है। सो यानी जो नवाज शरीफ आएगा तो इस्टेब्लिशमेंट की वजह आएगा, जो मैं आया तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक। खान साहब ना इंज ना कर, ताड़ी मेहरबानी एंड ना कराया करो। पाकिस्तानी कौम ना 6 साल की बच्ची नहीं हैगी, मतलब वो जिसको आपने एक लॉलीपॉप दिया, छोटी सी आइसक्रीम खाई, वो देखो चिया आई एहो जी गल्लां ना कराया करो, ताड़ी मेहरबानी। मतलब इनको इतना भी बेवकूफ़ ना समझा करें। उसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान ने एक मरतबा फिर 9 मई को अपनी जमात के कारकुनों की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया कि भाजी साडा कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा कि 27 बरस की सियासत में क्या मैंने कभी किसी को तशद्दुद करने को कहा है? मैंने कभी कहा है ना, मैं तो सिर्फ यही कहा गाला कड्डो। मैंने तो अपनी टीमों को सिर्फ इस काम पे लगाया था कि गाला कड्डो, ना दी माँ भैन एक करके रख दो, है ना। मैंने तो सिर्फ ये कहा, वो तशद्दुद का मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा हमारे तमाम एहतजाज आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन रहे हैं। हाँ जी, पीटीवी से मालदीव की फ़ौज आई थी ना, पीटीवी के अंदर वो जो कुछ भी हुआ था वो तो मालदीव की फ़ौज आई थी, वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए लैंड की थी इस्लामाबाद और उसके बाद घुस गई थी अंदर। उन्होंने कैमरे भी भनते, पीसीआर भी भनता, टीवी भी भनते, सारे उन्होंने किया था। आपको तो कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा जी एहतजाज की इजाज़त तो हमें आइन में दी गई है, जब हमें कोई नाइंसाफ़ी महसूस होती है तो एहतजाज करना हमारा हक़ है और हमने किया। हम समझते हैं कि इन 4 मुकामात पर जहाँ पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए उन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइफर की तहकीकात के लिए जो है जब होती हैं तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं कि एन रुकवाओ, ऐ नहीं हो सकती मेरे वह खान साहब का दिल करता है कि वो इसकी तहकीकात भी जो है ना पीटीआई के लोगों से करवाई जाए,
है ना, और कोई बाहर का बंदा ना करे। उनका यह भी कहना था कि 9 मई को उनकी जमात के कारकुनों को एहतजाज पर उकसाने का अमल मनसूबाबंदी से किया गया था। हाँ जी, जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो जज्बात में बह गई, है ना, और आलिया हमजा भी जज्बात में बह गई, और वो दीगर भी आपके जितने पार्टी के रहनुमा वगैरह थे वो सारे जज्बात में बह गए, है ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद पूरा का पूरा जुलूस लेके लिबर्टी से लेके वहाँ तक कोर कमांडर हाउस तक पहुँच गई, तो ये बेसिकली उनको उकसाया गया था, है ना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि मुझे कमांडोज उठाकर ले जा रहे हैं, क्या इस पर कोई एहतजाज नहीं होना था? ये सब प्री प्लान था। पुलिस मुझे उठा सकती थी तो उन्हें कमांडोज को की ज़रूरत क्या थी कि वो मुझे उठाते और सबको मारते, क्योंकि वो रद्दमल चाहते थे, लेकिन रद्दमल हमेशा की तरह पुरम था। अब बात यह है कि क्या हम जलाओ गिराव में मुलव्विस थे? जलाओ गिराव सिर्फ 4 इमारतों में हुआ, उन्होंने हमारे 10,000 कारकुनों को जेल में डाल दिया। इस सवाल पर कि क्या वो नहीं समझते कि 9 मई के वाक़यात के नतीजे में उनकी जमात अपना असल वजूद खो बैठी है? इमरान खान ने कहा कि अगर मेरी पार्टी का वजूद नहीं है तो वो इलेक्शंस का ऐलान क्यों नहीं करते, वो इंतखाबात से क्यों भागे हैं? अगर मेरी जमात खत्म हो गई है तो उन्हें तो घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे इनकी बात के साथ मैं एग्री करता हूँ कि डर तो है, इस मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल पूरी तरह डर है, और ख़ास तौर पर नून लीग को पंजाब के अंदर अच्छा खासा डर है PTI का, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा मसला यह है कि जमात कायम है, उन्होंने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, दबाव में आकर कुछ लोग ज़रूर छोड़ गए हैं, लेकिन अक्सरियत पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। मेरी सारी सीनियर लीडरशिप जो गिरफ्तार नहीं हुई उनमें से कुछ मुनर्रिफ हुए हैं, लेकिन बाकी छुपे हुए हैं। मेरे कारकुनान छुपे हुए हैं, मैं और चंद और लोग छुपे नहीं हैं, लेकिन हम अपने घरों में नज़रबंद हैं। तो खान साहब के मुताबिक वो अपने घर में नज़रबंद हैं। ऐ भी सानू अज पता लगा कि खान साहब एक्चुअली अपने घर में नज़रबंद हैं। खान साहब ने अगर मार्केट डबरोटी लेने जाना हो तो वो नहीं जा सकते, या खान साहब ने और मतलब बाहर वॉक करने के लिए अगर नहर के ऊपर वॉक करनी हो तो वो नहीं कर सकते। ये खान साहब ने ये भी एक नया इंकशाफ किया। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। आज का दिन बड़ा अहम है खान साहब के हवाले से। 3 मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर जो हैं वो कार्रवाइयाँ होंगी। सबसे नीचे वाली कोर्ट में सेशन कोर्ट के अंदर जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली आज क्लोजिंग आर्गूमेंट्स ले लिए जाएंगे, लेकिन अगर उससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दे दिया तो यहाँ पे सेशन कोर्ट के अंदर सारी कार्रवाई जो है वो रुक जाएगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज जो है इमरान खान साहब के तोशाखाना के हवाले से जो अपील है वो भी ज़ेर समाअत है। अब देखें क्या डिसीजन आता है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।